दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई, बावजूद इसके सभी के निशाने पर कांग्रेस ही है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के भीतर के सहयोगी दलों के निशाने पर भी कांग्रेस ही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके निशाने पर भी कांग्रेस है। ये कौन सी कांग्रेस है? ये 1947 वाली कांग्रेस है, नेहरू के दौर की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी के दौर की कांग्रेस है, या फिर मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं, उस कांग्रेस ने बिल्कुल नई राजनीति को इस देश में गढ़ दिया है। और डर इस बात को लेकर है कि अगर यह नई कांग्रेस खड़ी हो गई तो राजनीतिक तौर पर तमाम पुराने राजनीतिक दलों की अपनी अपनी कतार कमजोर पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी तो यह भी याद करने लगे कि दरअसल महात्मा गांधी चाहते थे कि यह कांग्रेस खत्म हो जाए आजादी के तुरंत बाद, और पुराने पीढ़ी के कांग्रेसी मौजूदा वक्त की पीढ़ी को मंजूर नहीं है। और पुराने दौर के कांग्रेसियों के जहन में यह सवाल है, राहुल गांधी किस कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं? उसी कांग्रेस को निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। सवाल एक साथ कई हैं। कांग्रेस के भीतर के सवाल हैं, इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों के सवाल हैं, इस देश के भीतर जीतने के बावजूद भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अगर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और यह कहकर ले रहे हैं कि दरअसल जो राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं वह सही नहीं है, इस देश को बांटने वाली यह राजनीति है और नफरत फैलाने वाली राजनीति है, तो थोड़ी देर के लिए आज आप रुक जाइए। रुक इसलिए जाइए क्योंकि कांग्रेस के भीतर एक बड़ा बदलाव इस दौर में खुलकर सामने आया है। और हरियाणा के चुनाव का पहला सबक यही निकलकर आया, इस देश के भीतर में कांग्रेसी क्षत्रप जो पुराने दौर की राजनीति को साधते साधते यहां तक पहुंच गए, अब उनकी उम्र पूरी हो चली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य अब कितना बचा है, यह अपने आप में एक सवाल तो है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे आप कह सकते हैं अशोक गहलोत राजस्थान में हारे, उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य कितना बचा है उस नई कांग्रेस के साथ चलने का जिसको राहुल गांधी गढ़ना चाह रहे हैं और गढ़ रहे हैं, तो यह भी एक सवाल है। और इसी कतार में देखिए, मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ हो या फिर छत्तीसगढ़ में बघेल हो, सियासी और राजनीतिक तौर पर जो पुराने क्षत्रप अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की पहचान को लेकर चल रहे थे, सही मायने में मौजूदा कांग्रेस में अब उनकी उम्र खत्म हो गई, क्योंकि यह कांग्रेस एक नई राजनीतिक धार पर चलने को तैयार है। इस धार में इस देश के भीतर की जातियों के समीकरण ही नहीं, बल्कि हाशिए पर पड़ी इस देश की उस अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर इस देश की पारंपरिक राजनीति तो अपने आप में पचा नहीं पाएगी। और शायद यही वो वजह है कि हरियाणा जीतने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का कल का भाषण हो या फिर आज का भाषण हो, दोनों भाषण के मर्म में कांग्रेस छुपी हुई है, वो कांग्रेस जिसको राहुल गांधी गढ़ना चाह रहे हैं। तो आइए एक एक पन्नों को खोलें। उससे पहले यह जहन में सवाल तो होना ही चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री ने आज ऐसी कौन सी बात कांग्रेस को लेकर कह दी जिससे यह मैसेज उभर कर आ गया कि कांग्रेस की चिंता प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं या अपने ब्रांडिंग को वह तेज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो थके हारे नहीं हैं और 2024 की हार से आगे निकलकर वो नए तेवर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में कूदने को तैयार हैं, लेकिन जुबान पर कांग्रेस है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है
कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की फिक्र है तो यहां यह समझना होगा कि हरियाणा की हार के बावजूद राहुल गांधी क्या अब हरियाणा में यात्रा करने को तैयार हो चले हैं। एक ऐसी यात्रा जिसके जरिए वो वहां के लोगों को धन्यवाद दे पाए और कह पाए कि आपने तो वोट हमें दिया। यह अलग मसला है, हम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन हम जीते हैं और हमें हराया गया है। यह मैसेज के साथ क्या राहुल गांधी हरियाणा के भीतर उस पदयात्रा के साथ निकलेंगे जिसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत इस देश को नापने में लगाई और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक की परिस्थितियों को अगर एक क्षण के लिए पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी हथेली में इस देश की वह पारंपरिक राजनीति पीछे छूट जाएगी जिस पर कांग्रेस चला करती थी, या कहें बीते 3-4 दशकों में, खास तौर से पीवी नरसिम्हा राव के बाद से। क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश के भीतर का वह सोशलिज्म जो नेहरू के दौर से शुरू हुआ था वह आर्थिक सुधार और बाजार अर्थव्यवस्था में गुम हो गया। उस इकोनॉमी के आसरे भारत की राजनीति बदलती हुई दिखाई दी और वो रिफॉर्म जो 1991 में शुरू हुआ था उसके बाद के तमाम प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर इस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, ध्यान दीजिए रिफॉर्म को ही ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 के आसरे, प्रधानमंत्री मोदी तक वो ट्रैक 3 के आसरे आकर खड़ा हो गया। लेकिन 1991 यानी लगभग 35 बरस पहले की जिक्र हम कर रहे हैं आपसे, 3.5 दशक पहले की परिस्थितियों में जो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस देश में बाजारवाद के जरिए पनपना शुरू होती है, वह इस देश की राजनीति को भी उस बाजार में लाकर खड़ा कर देती है जिसकी पराकाष्ठा मौजूदा वक्त में अंबानी और अडानी के जरिए आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसी राजनीति पर चोट की और एक क्षण के लिए 91 से ठीक पहले जो मंडल कमीशन का जिक्र था और उससे निकली हुई राजनीति थी और 91 से पहले जिस सोशलिज्म का जिक्र कांग्रेस किया करती थी, इन दोनों को एक धागे में पिरोया और राजनीतिक तौर पर इस देश की उस राजनीति को बदलने में निकल पड़े जिस राजनीति में इस देश के भीतर पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय की जगह थी नहीं। और यह सवाल वाकई बड़ा होने लगा, क्या ओबीसी के भीतर जितनी जातियां हैं उनकी जनगणना करके उसके भीतर भी जो ऊंची जाति या जिनकी ताकत आर्थिक तौर पर है और जो उसमें भी हाशिए पर है उनको भी मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए जनगणना का सवाल आया। यानी एक ऐसी राजनीति ट्विस्ट करने लग गई जो शायद हिंदुत्व की उस राजनीति को चुनौती देती थी जिस राजनीति को मौजूदा वक्त में बीजेपी पाल पोस रही है और आगे बढ़ाकर वोटों के ध्रुवीकरण करना चाह रही है। क्योंकि यह कल्पना के परे है कि हरियाणा जीतने के 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाषण और दोनों भाषणों में जातियों का जिक्र, जातियों के आश्रय हिंदू को बांटने का जिक्र, और इन्हीं परिस्थितियों में अगर आरएसएस को भी आप टटोलिएगा तो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का जो जिक्र किया वह इस बात को इंगित करता है कि एक घबराहट भारत के भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बीजेपी में समाप्त हो चुकी है। यह सवाल छत्रपों के सामने अभी नहीं आया है, लेकिन बीजेपी इसे हकीकत के तौर पर जानती है कि उसके सामने चुनौती तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करती नहीं है। जहां पर उसका अपना संगठन नहीं है, जहां पर वो सबसे कमजोर है, वहीं पर वो वैचारिक तौर पर जब आगे बढ़ती है चुनाव के वक्त तो वो सबसे मजबूत हो जाती है। और जहां पे
संगठन है, नेता है, चेहरा है, वहां पर हार जाती है। और ये मध्य प्रदेश में नजर आया, राजस्थान में नजर आया, छत्तीसगढ़ में नजर आया और अब हरियाणा में भी नजर आया। और यहीं से यह सवाल निकला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तर्ज पे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, अब हर राज्य के चुनाव भी उसी तर्ज पर लड़ने होंगे। चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस वही गढ़ रहे हैं। और इसीलिए हरियाणा के भीतर क्यों नहीं जनता की धन्यवाद देते हुए एक ऐसी यात्रा निकाली जाए जिसके जरिए यह मैसेज खुले तौर पर जनता के बीच जाए कि आप तो हमें जिताने पर निकले थे, लेकिन हम हार कैसे गए? तो क्या यह हमें हरवाया गया है? इसके लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना नहीं खटकाना वो टेक्निकल चीज है, लेकिन जनता को इसका एहसास कैसे होगा? दरअसल यही वो परिस्थिति है जिसमें आप ये मानकर चलते हैं कि आप पॉजिटिव हैं और जनता आपके साथ खड़ी और जनता के बीच से आप संवाद बना रहे हैं। इस बात की घबराहट बीजेपी के भीतर बाखूबी है। और इसीलिए सनातन का जिक्र हो या जातियों का जिक्र हो, प्रधानमंत्री मोदी दोनों परिस्थितियों को सीधे तौर पर राहुल गांधी की कांग्रेस से जोड़ने से चूकते नहीं है, क्योंकि डर इस बात का है इस बदली हुई कांग्रेस को वो कैसे साध पाएंगे। क्योंकि जो राजनीतिक पारंपरिक परिस्थितियों की ट्रेनिंग आरएसएस के जरिए दी गई, उसी आरएसएस को राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने जिस तीखेपन से निशाने पर लिया, वो मैसेज बहुत साफ था कि बीजेपी और आरएसएस किसी भी हालत में उस कांग्रेसी पारंपरिक राजनीति के खांचे में फिट बैठती नहीं है जो एक वक्त बैठा करती होगी। इसीलिए दो बड़े निर्णय लेने की परिस्थिति में क्या कांग्रेस अब खड़ी हो गई है? लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा के चुनाव भी लड़े जाएं और हरियाणा का सबक मिल चुका है, महाराष्ट्र में यह गलती ना करे और सामान्य तौर पर जहां जहां कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, वहां पर दिल्ली के जरिए या राहुल गांधी के जरिए या कांग्रेस की भाषा में कहें तो हाईकमान के जरिए जो राजनीति साधी जाती है, और वो अगर राहुल गांधी की सोच के मुताबिक चल रही है तो फिर मुश्किल होगी बीजेपी को। इसीलिए प्रधानमंत्री इस तर्ज पर आज कहने से चूके नहीं। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। तो प्रधानमंत्री की जुबान पे सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं, हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। यह बात कल भी कांग्रेस ने कही थी, लेकिन उसके आगे की लाइन, हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। यह मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जो विश्लेषण होगा वो भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के जरिए निकली हुई परिस्थितियों के साथ खड़ा होना होगा। इस देश के भीतर में उस जातीय समीकरण को भेद कर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करना होगा। और राहुल गांधी की राजनीति इस बात को भी इंगित करती है कि इस देश में भविष्य अडानी और अंबानी का नहीं है, क्योंकि याद कीजिए 3 जून को ही यह खबर आ गई थी कि अडानी और अंबानी इस देश को छोड़कर बाहर जा चुके हैं। उन्हें डर था कि पता नहीं 4 जून को कैसे रिजल्ट आएंगे। इस बात को हालांकि दबाया गया, छुपाया गया, लेकिन एक मैसेज बहुत साफ था और इसी मैसेज के भीतर इंडिया गठबंधन का वो सच भी छुपा हुआ है जो बतलाता है कि मौजूदा वक्त में छत्रपों की राजनीति भी उस कॉरपोरेट इकोनॉमी के आश्रय चल रही है जहां से राहुल गांधी ने पल्ला झाड़ लिया है। क्योंकि यह कल्पना की जा सकती है कि जिस दौर में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के निशाने पर अडानी थे,
उन्हीं अडानी के घर पर शरद पवार की मुलाकात होती है, दोनों एक साथ बैठते हैं मुंबई में और कहा जाता है इनकी अलग राजनीति है। तो क्या सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को साधते हुए कांग्रेस की राजनीति इंडिया गठबंधन के भीतर शरद पवार के उस कॉम्प्लेक्सिव पॉलिटिक्स को समझती नहीं है? शायद समझती होगी, लेकिन तत्काल में किसे हराना है, कौन निशाने पर है और उस निशाने का मतलब क्या है, निर्णय कौन ले रहा है? निर्णय शरद पवार नहीं ले रहे हैं, निर्णय फिलहाल नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस प्रक्रिया में अगर आप समझिएगा तो किस तर्ज पे भारत की राजनीति इस दौर में कहां आकर टिक चुकी है, क्योंकि जिस वक्त आरएसएस राजनीतिक तौर पर डिफेंस का क्षेत्र हो या इंश्योरेंस का क्षेत्र हो या स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में हो, पश्चिमी देशों की पूंजी को भारत आने से रोक रही थी, वो दौर याद कीजिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था। उस दौर में वो एफडीआई नहीं चाहती थी, विरोध कर रही थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई तो भी विरोध किया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बहुमत के साथ बने, 272 से ज्यादा सीट आ गई, उसके बाद आरएसएस डाइल्यूट करती चली गई। और इस परिस्थिति में इस देश के भीतर 91 में इस देश की कई कंपनियां मल्टीनेशनल हो गई थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई थी। और मोदी के दौर तक आते आते वो कंपनियों के मालिक दुनिया में नेटवर्थ में सबसे रईसों में शुमार होने लग गए। भारत की इकोनॉमी कॉरपोरेट के आश्रय जरूर बढ़ती चली गई, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी। दरअसल इस परिस्थिति को अगर समझिए कि भारत को कैसे बाजार में तब्दील किया गया, यानी भारत की मार्केट इकोनॉमी, भारत के कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, जिसकी खरीद की ताकत है, वह भी यूरोप के कई देशों पर भारी पड़ती है। भारत की जनसंख्या के लिहाज से इस कंज्यूमर की तादाद कम होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के छोटे विकसित देशों के हिस्से में देखिएगा तो यह कंज्यूमर की तादाद अच्छी खासी है। लेकिन राहुल गांधी जिस राजनीति को साध रहे हैं उसमें वह स्किल पर आ रहे हैं, यानी भारत के स्किल को, यानी रोजगार को, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, यानी इस देश की अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए। ये सीधे सीधे उस कॉरपोरेट और उस सोशलिज्म वाली इकोनॉमी के टकराने की परिस्थितियां हैं, जिसको लेकर मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की घबराहट भी है। और यह सवाल छत्रपों के सामने भी है। छत्रपों की जरूरतें जो थी, उस पाइपलाइन को बंद कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के तुरंत बाद। वो नोटबंदी से हो, जीएसटी से हो, सीबीआई और ईडी के जरिए हो, जो काम आईटी के नोटिस के जरिए हो, जो काम था सब किया। और तमाम छत्रों के सामने यह मुश्किल थी, सत्ता में आएंगे नहीं तो संगठन बचेगा कैसे। तो सत्ता का मतलब पूंजी है, पैसा है। और राहुल गांधी की पूरी राजनीति उस दिशा को बदलने की दिशा में बढ़ चुकी थी, इसीलिए राहुल गांधी को वोट मिल रहे हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अब हरियाणा में जाकर यात्रा ही निकाल ली जाए और बताया जाए कि हम हारे नहीं और आपने हमें हराया नहीं, किसी और ने हरा दिया है और हम आपके साथ हैं। चूंकि विधानसभा के भीतर भी अब देवीलाल चौटाला, वो पूरा दौर खत्म हो गया। एक तरफ बीजेपी है सत्ता में तो सामने कांग्रेस खड़ी है, कमोवेश यही स्थिति पार्लियामेंट के भीतर भी है। इसीलिए निशाने पर छत्रपों के भी और इंडिया गठबंधन के भीतर भी यह सवाल बड़ा है, क्योंकि ध्यान दीजिए, अडानी के विवाह को लेकर राजनीतिक तौर पर तंज कसना और समाज के भीतर अपने भाषणों के जरिए निशाने पर लेना राहुल गांधी ने बाखूबी किया। यहां तक कि जब वो मुंबई उनकी न्याय यात्रा पहुंची और धारावी के पास से गुजर रही थी, तब भी उन्होंने अंबानी अडानी दोनों को निशाने पर लिया। और उसी दौर में विवाह जो हो रहा था उसमें इंडिया गठबंधन के वो तमाम लोग पहुंचे दिखाई दिए उस चकाचौंध में। उसमें कई कांग्रेसी नेताओं की भी मौजूदगी थी। तो क्या राहुल गांधी की नई गढ़ती हुई कांग्रेस में उन लोगों की भी कोई जगह नहीं? ये एक सवाल तो है। और गठबंधन में साथ खड़े आज जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं हुआ, उनकी राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझना होगा। चाहे वह शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। जरा इस राजनीति को समझने से पहले ये क्या कह रहे हैं, इसको एक मिनट सुन लीजिए। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है
वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। अब शिवसेना के नेता संजय राउत जो भी कहें, लेकिन एक सवाल तो शिवसेना से पूछा जा सकता है कि आपकी नाक के नीचे से एकनाथ शिंदे निकल गए, जिनकी राजनीतिक ताकत और पहचान उद्धव ठाकरे के रहते हुए कहीं नहीं थी, और उन्हें भी आप साध नहीं पाए और मुख्यमंत्री पद से आपको इस्तीफा दे देना पड़ा और दे दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंगित किया कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन छोड़िए उसे, वो तब की बात थी। लेकिन सवाल तो ये है, अगर आप इस देश की राजनीति को साधना चाहते हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को साधना तो आना ही चाहिए। और सामना में आज बकायदा लिखा गया, अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो पहले बता दे, और फिर उसके बाद भाजपा ने हारी हुई बाजी जीत ली। भाजपा जीती क्योंकि उसके पास एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है। यही तो वो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है जो ईडी को आपके दरवाजे पर भेज रहा था, सीबीआई को भेज रहा था, आईटी नोटिस दे रहा था। ये मैनेजमेंट एक झटके में क्यों भूल गई शिवसेना? दरअसल ये बहुत छोटा सवाल है। इस देश के भीतर की बदलती राजनीति छत्रपों को अगर बदलने का मौका दे रही है और वो नहीं बदलेंगे तो कौन सी परिस्थिति में कल कौन खड़ा होगा? अगर इंडिया गठबंधन के भीतर झांके तो ममता बनर्जी ने तो इंडिया में रहकर भी इंडिया गठबंधन के किसी भी के साथ कोई संबंध नहीं बनाए, यानी टिकटों का वितरण नहीं किया। ममता बनर्जी को किसने निशाने पर लिया या नहीं क्यों लिया? इस दौर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी वह भी कह रही है, समाजवादी पार्टी वह भी कह रही है, अपनी अपनी राजनीति को साधते हुए जिस राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में जो वैचारिक संघर्ष हो रहा था उसको एक झटके में बक्से में बंद करके और ताला लगा के, क्या ये एक नई परिस्थितियां हरियाणा के जरिए जन्म ले चुकी है, या फिर एक घबराहट तो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर छत्रपों के बीच है? अगर वाकई इस देश में हाशिए पर पड़ा हुआ समाज मुख्य धारा में शामिल होने की दिशा में बढ़ गया और कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर इस लिहाज से बदल डाला, और जिस कांग्रेस को वो गढ़ रहे हैं अगर वो कांग्रेस बनती चली गई तो ये सवाल तो महाराष्ट्र में होगा, दिल्ली में होगा, बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होगा। कमोवेश यही सारे तो सवाल होंगे। तो क्या ये सिर्फ बातें टिकटों के वितरण को लेकर है? क्योंकि आज 6 सीटों का ऐलान बिना बातचीत के समाजवादी पार्टी ने कर दिया। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसकी लिस्ट जारी कर दी, और फिर समाजवादी पार्टी के नेता हों या आम आदमी पार्टी के नेता, सुनना चाहिए। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सापा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस पार्टी ने सापा को एक सीट नहीं दी और भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। दरअसल हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश है, और कांग्रेस की राजनीति इस दौर में अपनी राजनीतिक जमीन को गंवाते हुए इस देश में नई राजनीति गढ़ने की सोच की दिशा में अगर राहुल गांधी बढ़ रहे हैं तो क्या उन्हें रोकने का प्रयास इसीलिए सबसे बड़ा हो चला है? उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी अपने बूते सत्ता में आ सकती है। दरअसल हरियाणा के भीतर जाट जो है वो बहुत दबंग जाति के तौर पर माना जाता है, और उत्तर प्रदेश बिहार में यादव भी दबंग के तौर पर पहचाने जाते हैं। और इनके साथ कभी दलित वोट बैंक जुड़ा नहीं। दलित वोट बैंक तब जुड़ा जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद की परिस्थितियों ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया और मैसेज कुछ और दिया कि इस देश में परिवर्तन कैसे किस रूप में होना चाहिए।
मुंबई की गलियों में अभी भी कहा जाता है क्यों उद्धव ठाकरे को पता नहीं चला उनकी नाक के नीचे से एक ऑटो ड्राइवर पूरी पार्टी को लेकर निकल गया। दिल्ली की सड़कों में राजनीतिक तौर पर कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति को साधते हैं उनसे ज्यादा तो सेंट्रल कोई हो नहीं सकता है। वो इतने ज्यादा सेंट्रल हो चुके हैं कि वह सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी को हटा देते हैं, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह को लगा लेते हैं, मंदिर पहुंच जाते हैं, हनुमान के भक्त होते हैं, चौपाई भी गा लेते हैं। ये परिस्थितियां राजनीति को साधने के लिए है। ममता बनर्जी अपने बूते राजनीति साधती और इंडिया गठबंधन के साथ एक वैचारिक संबंध बनाए रखने का जिक्र करती है। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को नहीं संभाल पाते हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने वालों में शामिल थे। मुख्यमंत्री बनाते हैं लेकिन उसके तुरंत आने के बाद उनके भीतर की तड़प चंपई सोरेन को बाहर का रास्ता दिखा देती है। एक लंबी फहरिस्त है इस दौर में। हर राजनीतिक दल को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो एक सवाल तो होगा कि आने वाले वक्त में बचेगा क्या। यही सबसे बड़े 3 सवाल हैं। इस देश के भीतर में बीजेपी और आरएसएस की मौजूदगी जिस विचारधारा को लेकर चल रही है उसको सामने खड़े होने की परिस्थिति में छत्रप इसलिए नहीं है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैचारिक तौर पर संघर्ष कर पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस भी उस पूंजी पर आश्रित हो गई है जो कॉरपोरेट के आश्रय चलती है, और कॉरपोरेट की पूंजी कभी इसकी इजाजत नहीं देगी कि एससी हो, एसटी हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटीज हो, पिछड़ा हो, वह मुख्यधारा में शामिल हो जाए और उसको उसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी जिम्मेदारी उसको दिया जाए, यानी भागीदारी उतनी ही हो जाए। यह संभव नहीं है। और भारत की राजनीति के भीतर कांग्रेस का यह पूरा का पूरा बदलाव जो राहुल गांधी के दौर में है, यह भी एक सवाल है कि इसके अलावे कोई दूसरा विकल्प राहुल गांधी के सामने था नहीं। मनमोहन सिंह के दौर में कांग्रेस का कॉर्पोरेटरीकरण जो था यह कोई भुलाई नहीं जा सकती है बातें। उस दौर में भी उनके नेक्सस होते थे, लेकिन इस दौर की राजनीति में कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो क्या इन सवालों के साथ जो 3 सवाल बड़े हैं उसमें पहला सवाल यही है कि आने वाले वक्त में 10, 20, 30, 40 सालों में देखिएगा तो बीजेपी और आरएसएस की मौजूदगी रहेगी। इस 20, 30, 40 सालों में देखिएगा तो जिस कांग्रेस को राहुल गांधी गढ़ रहे हैं वो राजनीति एक वैकल्पिक मोड में इस देश को लाकर खड़ा कर देगी, और जल्दी खड़ा कर देगी, क्योंकि इस देश की आर्थिक परिस्थितियों ने इस देश के लोगों की अपनी जमीन को हिला दिया है, आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के साथ। और तीसरा बड़ा सवाल है कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सिर्फ चुनाव की जीत हार भर मत परखिए, जरा यह परखने की कोशिश कर लीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को जीत के बावजूद कांग्रेस को निशाने पर लेने की जरूरत क्यों पड़ी और पुरानी कांग्रेस उन्हें याद क्यों आई। और इस हार के बाद छत्रपों के सामने सिर्फ इतनी भर चुनौती क्यों आई कि अगर इस दौर में कांग्रेस को दबाया जाए तो ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। राजनीति का यह पैमाना आने वाले वक्त में राहुल गांधी को उस राजनीति के बीच में लाकर खड़ा कर रहा है या कर चुका है, क्योंकि एक नई यात्रा और नए चुनाव के तरीके दोनों आपको महाराष्ट्र चुनाव और उससे पहले नजर आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।